वेलकम बैक। हमने क्लास 11th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 6 स्टार्ट किया है, डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ अ कंपनी। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, पावर्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स का पूरा टॉपिक कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम लीगल पोजिशंस ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ से ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। व्हाट आर द लीगल पोजिशंस ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी, देख लेते हैं। Though the Company Act has not defined positions of directors, keeping in mind the vastness of their power and extensive responsibilities, an attempt is made to describe them as agent, trustees and managing partner. वैसे तो कंपनी का जो एक्ट है, कंपनी की जो लॉ है, उसके अंदर डायरेक्टर का क्या लीगल पोजीशन होना चाहिए, उनका क्या स्टेटस होना चाहिए कंपनी में, वो प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं किया गया है। पर क्योंकि डायरेक्टर का पावर है, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा राइट्स, अधिकार होते हैं उनके पास, इसीलिए एक अटेम्प्ट लिया गया है, एक कोशिश की गई है डायरेक्टर की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए कि उनका क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन होना चाहिए कंपनी में। यहाँ पे बताया गया है डायरेक्टर क्या है, कंपनी में एज अ एजेंट काम करते हैं, एज अ ट्रस्टी काम करते हैं एंड एज अ मैनेजिंग पार्टनर काम करते हैं। व्हाट आर द लीगल पोजीशंस ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी? तो डायरेक्टर एक्ट एज एन एजेंट, ट्रस्टी एंड मैनेजिंग पार्टनर। These expressions are indicative and not complete explanation and understanding of their powers and work. तो ये जो तीनों पोजीशंस है, दैट इज एज एजेंट, ट्रस्टी एंड मैनेजिंग पार्टनर, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है, एक साइन है कि डायरेक्टर का क्या पोजीशन होता है कंपनी में। बट जितना पावर है डायरेक्टर्स का, जितनी उनके पास अधिकार है और जितना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पूरी की पूरी एक एक्सप्लेनेशन या अंडरस्टैंडिंग नहीं बताता है डायरेक्टर की एक्चुअली क्या पोजीशन होनी चाहिए। जस्ट एक साइन है, एक इंडिकेशन बताया गया है कि डायरेक्टर एज एजेंट, ट्रस्टी और मैनेजिंग पार्टनर काम करते हैं कंपनी में। ऑलराइट, सो देख लेते हैं डिटेल में। डायरेक्टर एज एन एजेंट, डायरेक्टर एज अ मैनेजिंग पार्टनर एंड डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी। सो लेट्स सी फर्स्ट डायरेक्टर एज अ एजेंट। सिंस द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट नीड्स टू बी प्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टर। तो हमने स्टार्टिंग से ही देखा है, स्टार्टिंग से पढ़ा है कि कंपनी जो है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, दैट इज मेड बाय, क्रिएटेड बाय लॉ द्वारा निर्मित है, कानून द्वारा बनाई गई है, जिसका अपना एक अस्तित्व, अपनी एक पहचान, अपना एक आइडेंटिटी है, नाम है। लेकिन कंपनी को चलाने के लिए ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। कंपनी जो है, उनके जो ओनर्स हैं, उनके बदले डायरेक्टर्स पूरा का पूरा कंपनी का काम संभालते हैं। दे एक्ट ऑन इट्स बिहाफ, कंपनी के बिहाफ पे कंपनी का पूरा काम करने का जिम्मेदारी डायरेक्टर का होता है। डायरेक्टर शुड डील स्किलफुली, केयरफुली एंड एलिजेंटली। Their liability is as agent being while company is held liable as a principal. तो डायरेक्टर्स क्या करेंगे, डायरेक्टर्स कंपनी का जो काम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से स्किलफुली करेंगे, बहुत ध्यान से और एकदम ईमानदारी से और पूरी मेहनत से करेंगे। उनकी जो लाइबिलिटी है, मतलब उनका क्या पोजीशन है, एज ए एजेंट है, क्योंकि कंपनी क्या है, कंपनी एज अ प्रिंसिपल काम करती है और डायरेक्टर्स एज अ एजेंट काम करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डायरेक्टर एज मैनेजिंग पार्टनर। तो अब डायरेक्टर एज ए एजेंट तो हमने देख लिया, बट डायरेक्टर एज ए मैनेजिंग पार्टनर क्या क्या काम करेंगे वो देख लेते हैं। डायरेक्टर रिप्रेजेंट ओनर ऑफ द कंपनी, नेमली शेयर होल्डर्स, टू कंडक्ट एंड मैनेज बिजनेस ऑफ द कंपनी ऑन देयर बिहाफ। अब डायरेक्टर एज ए मैनेजिंग पार्टनर मतलब डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, पूरे की पूरी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, पूरे के पूरे कंपनी का काम संभालते हैं। ओनर कौन होता है कंपनी का? शेयर होल्डर्स होते हैं, हमने पढ़ा है पहले भी। ऑलराइट, तो डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपनी के ओनर को, मतलब कंपनी के जो ओनर्स हैं उसके बिहाफ पे डायरेक्टर्स काम करते हैं। तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के ओनर्स हैं और डायरेक्टर्स कंपनी को पूरी की पूरी तरीके से मैनेज करते हैं, पूरे की पूरे कंपनी का बिजनेस संभालते हैं और शेयर होल्डर्स के बदले में पूरे के पूरे कंपनी की जो भी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो पूरी करते हैं। They are entrusted with the vast powers of management and perform several functions which are proprietary in nature, like allotment of shares, raising of loans, investing of funds of the company, etc. तो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट होता है डायरेक्टर्स के ऊपर, शेयर होल्डर्स पूरा का पूरा भरोसा करते हैं, इतनी पावर्स हैं उनके पास, इतनी जिम्मेदारियां हैं। और बेसिक क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, तो पहले जो बेसिक है, प्रोप्राइटरी मतलब एकदम बेसिक जो जिम्मेदारी होती है डायरेक्टर्स की वो होती है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर्स किसको अलॉट करना है, किसको देना है। रेजिंग ऑफ लोन, अगर कंपनी को बढ़ाना है, कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, एक्सपांड करना है या ग्रो करना है, तो अगर पैसों की ज़रूरत है तो कहाँ से कंपनी को लोन मिलेगा, लेके कहाँ से आएंगे, तो लोन के लिए अप्लाई करने के लिए ये डायरेक्टर्स का काम है। इन्वेस्टिंग फंड्स ऑफ द कंपनी, कंपनी कहाँ पे फंड्स इन्वेस्ट करेगी, कौन कंपनी में फंड्स इन्वेस्ट करेगा,
ये सारी चीज़ों को देखने का काम डायरेक्टर्स का होता है। दिस इज़ बिकॉज दे देमसेल्व्स आर सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी, बिकॉज डायरेक्टर्स खुद क्या होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी के कुछ शेयर्स परचेज करते हैं। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में प्रिस्क्राइब क्या होता है, डायरेक्टर्स को कंपनी के कुछ शेयर्स परचेज करने होते हैं, इसीलिए डायरेक्टर्स को क्या बोला गया है, सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। मतलब डायरेक्टर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के। इन फैक्ट दे आर दी मोस्ट एक्टिव शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। क्या बताया गया है कि डायरेक्टर जो है बहुत ही एक्टिव शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, बिकॉज डायरेक्टर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, पूरा का पूरा मैनेजमेंट और काम संभालते हैं कंपनी का। ऑलराइट, next is board act as supreme policy and decision making body. It is commended that the director are commercial men who manage and trading business for the benefit for themselves and all the shareholders of a company. बोर्ड जो है दैट इज डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, वो एक्ट क्या करते हैं, सुप्रीम पॉलिसी मतलब हाईएस्ट पॉलिसी मेकर, पूरे के पूरे कंपनी का रूल किस तरीके से काम करना है, क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, क्या क्या फैसले लेने हैं, ये सारी जिम्मेदारी डायरेक्टर्स की होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, ये एक कमर्शियल मैन है, मतलब वो पूरे के पूरे बिजनेस को संभालते हैं, पूरे के पूरे कंपनी को संभालते हैं। डायरेक्टर्स का तो बेनिफिट होता है, उन्हें भी बेनिफिट मिलता है, पर डायरेक्टर्स के साथ साथ पूरे के पूरे शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी को, उनको भी बेनिफिट करवाते हैं डायरेक्टर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डायरेक्टर्स एज ट्रस्टी। अब डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी भी काम करते हैं। डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू एक्ट इन द मोस्ट ऑनेस्ट वे। सो एज डायरेक्टर एक्ट एज एन ट्रस्टी, दे आर रिक्वायर्ड टू एक्ट इन द मोस्ट ऑनेस्ट वे। डायरेक्टर्स क्या है, एज अ ट्रस्टी काम करते हैं, दैट इज़ उनके ऊपर शेयर होल्डर्स ने बहुत ज़्यादा भरोसा किया होता है, पूरे की पूरी कंपनी की जिम्मेदारी मैनेजमेंट का काम डायरेक्टर्स को दिया जाता है बाय शेयर होल्डर्स। इसके लिए डायरेक्टर्स को कंपनी का जो काम है वो पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ में करना होता है, इन अ वेरी ऑनेस्ट वे। दे आर द गार्डियन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स जो हैं वो गार्डियन है, एज अ प्रोटेक्टर काम करते हैं कंपनी के इंटरेस्ट के लिए एंड शेयर होल्डर्स, कंपनी के भलाई के लिए ही डायरेक्टर्स को काम करना है, एज अ प्रोटेक्टर काम करना है। दे शुड अकाउंट फॉर ऑल दी मनी दे आर इंटरेस्टेड विद। कंपनी के जितने भी पैसे हैं वो उसका पूरा का पूरा भरोसा और जिम्मेदारी डायरेक्टर्स की होती है। दे हैव टू यूटिलाइज एंड अप्लाई फंड्स ऑफ द कंपनी मोस्ट कॉशियसली, दैट इज़ कंपनी के जितने भी पैसे हैं उसे अच्छी तरीके से प्रॉपरली यूज़ करना, और कहाँ पे कंपनी के पैसे को यूज़ करना है, इन्वेस्ट करना है, अप्लाई करना है फंड्स को, ये पूरा का पूरा काम बहुत ही ध्यान से और अच्छी तरीके से करने की जिम्मेदारी डायरेक्टर्स की होती है, सो दैट कंपनी के पैसे जहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं डायरेक्टर्स, वो और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेके आए प्रॉफिट अर्न करने के लिए। दे आर द ट्रस्टी ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जितने भी एसेट्स है, प्रॉपर्टीज़ है, कैपिटल है, उनकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो डायरेक्टर्स की ही होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द अबाउट ट्रिपल रोल plays and played by the director highlights the depth and vastness of their involvement with company and its investors within the parameter of the act. तो हमने अभी 3 रोल देखे डायरेक्टर के, एज अ एजेंट, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एज अ ट्रस्टी। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं डायरेक्टर्स के, जिससे हमें पता चलता है कि डायरेक्टर्स जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं कंपनी में, कितना ज़्यादा पावर होता है डायरेक्टर्स के पास, कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। ऑलराइट, इट इज़ अप्रोप्रिएट एट दिस टाइम टू हैव क्लियरिटी वेदर डायरेक्टर्स आर एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी और नॉट। अब हमने इतना तो देख लिया कि डायरेक्टर्स के पास कितने पावर्स, कितनी राइट्स, कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, कितना सारा उनको काम करना पड़ता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं या तो फिर नहीं। तो देख लेते हैं, आर डायरेक्टर एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। क्या डायरेक्टर्स कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं? लेट्स सी। डायरेक्टर आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर्स एंड इंजॉय वेल डिफाइंड राइट्स एंड पावर्स। तो डायरेक्टर कौन है? वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं कंपनी के, जो कि शेयर होल्डर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। शेयर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं, वो अपने में से ही कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कंपनी का डायरेक्टर एज अ इलेक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो डायरेक्टर्स के पास अपनी एक जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी राइट्स होती हैं और अपने खुद के उनके पास पावर्स होती हैं। ऑलराइट, whereas status of an employee is within the limits of his contract of service and his employer holds the limit control to guide his activities and functions। जहाँ तक कि देखा जाए तो एम्प्लॉय जो होता है, मतलब कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करता है, उनका जो स्टेटस होता है एम्प्लॉय का, वो एक लिमिटेड स्टेटस होता है, लिमिटेड एक दायरा होता है, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उनको उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही उतने ही लिमिट में एम्प्लॉय को काम करना पड़ता है।
एम्प्लॉयर, दैट इज़ जितना बॉस ने बोला है, जो बॉस ने काम बोला है वही काम करना है। एक पर्टिकुलर कंट्रोल होता है बॉस का अपने एम्प्लॉय के ऊपर। बॉस जिस तरीके से गाइड करेगा, जिस तरीके से बोलेगा, जैसे कंट्रोल करेगा, जो भी काम बोलेगा सिर्फ उतना ही एम्प्लॉय को करना होता है। बट डायरेक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं। दीज लिमिट्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू डायरेक्टर इन द कंटेक्स्ट ऑफ देयर रोल एंड पावर, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। बट हमने देखा है डायरेक्टर्स का जो लिमिट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऑलराइट, डायरेक्टर्स की जिम्मेदारियाँ, उनका रोल काफ़ी ज़्यादा है। तो जो भी एम्प्लॉयज़ की जो लिमिट है वो डायरेक्टर के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। देयरफॉर डायरेक्टर कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सो इसके लिए डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करते हैं। डायरेक्टर का जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बड़ा होता है एम्प्लॉय से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो उनका कुछ दायरा है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वो खाली अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ में ही काम करते हैं। बट शेयर होल्डर्स नहीं बताते डायरेक्टर्स को कि उनको किस तरीके से कंपनी चलानी है, मैनेज करनी है। डायरेक्टर्स के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स और जिम्मेदारियाँ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी भी होती है, जो कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय की नहीं होती। इसीलिए डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अब रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, डायरेक्टर्स की कितनी सैलरी होती है, क्योंकि डायरेक्टर्स तो काम करते हैं, वो ओनर नहीं है कंपनी में, तो डायरेक्टर को कितनी सैलरी मिलती है, क्या रेम्यूनरेशन है डायरेक्टर का। Let's see, under section 197, the managerial position of the company, namely the director, managing director, etc., hold the managerial position and this entitled them to get managerial remuneration. क्योंकि मैनेजरियल पोजीशन होल्ड करते हैं डायरेक्टर्स, जैसे कि डायरेक्टर का पोजीशन है, मैनेजिंग डायरेक्टर का पोजीशन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है, मैनेजरियल पोजीशन है ये, जिसके तहत उन्हें मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मिलता है, सैलरी मिलती है। It may be in form of monthly payment like salary, specified percentage or of net profit or commission and sitting fees for attending board meetings और committee meetings। तो डायरेक्टर्स को सैलरी कैसे मिल सकती है, हो सकता है उनको मंथली सैलरी मिले, या तो फिर एक कुछ परसेंटेज जो है वो फिक्स किया जाता है। कंपनी का जितना भी नेट प्रॉफिट होता है, मतलब नेट प्रॉफिट मतलब जितनी भी टैक्सेस है वो सारे पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, वो प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज फिक्स किया जाता है, वो परसेंटेज डायरेक्टर्स को एज अ सैलरी दिया जाता है, या फिर कुछ कमीशन होता है, सिटिंग फीस मिलती है डायरेक्टर्स को, मतलब जितनी भी बोर्ड मीटिंग होती है डायरेक्टर्स की, कमिटी मीटिंग होती है, वो सारे बोर्ड मीटिंग्स और कमिटी मीटिंग्स को अटेंड करने की फीस भी मिलती है डायरेक्टर्स को। एट द सेम टाइम देयर इज नो ऑटोमेटिक एंटाइटलमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। कुछ प्रॉपर एक फिक्स नहीं है, ऑटोमेटिक कोई एंटाइटलमेंट नहीं कि इतना सैलरी मिलना चाहिए। ऑलराइट, द एक्ट स्टेट्स दैट टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पेबल बाय अ पब्लिक कंपनी टू इट्स डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सेट्रा शुड नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो पब्लिक कंपनी, दैट इज अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर, किसी पब्लिक कंपनी का अगर वो डायरेक्टर है, तो कितना उसका सैलरी होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एमडी हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, कितनी सैलरी होनी चाहिए। तो एक साल में जितना नेट प्रॉफिट होता है कंपनी का, सारे टैक्सेस पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, उसका 11% से ज़्यादा जो है वो नहीं मिलना चाहिए। 11% काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, क्योंकि कंपनी काफ़ी ह्यूज है, करोड़ों में कंपनी की प्रॉफिट होती है। तो करोड़ों में से सारे टैक्सेस पे करने के बाद भी अगर 11% भी अगर हम देते हैं किसी डायरेक्टर को एज अ सैलरी, तो वो काफ़ी बड़ा और ह्यूज अमाउंट होता है। ऑलराइट, तो 11% आप देख के ये मत सोचना कि 11% सिर्फ मिलता है कंपनी का, कंपनी के प्रॉफिट में से। कंपनी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ह्यूज है, तो उसका प्रॉफिट कितना ज़्यादा होगा, उसका 11% मतलब काफ़ी बड़ा अमाउंट एज अ सैलरी डायरेक्टर्स को मिलता है। ऑलराइट, दिस एक्सीडिंग सिटिंग फीस, दिस एक्सक्लूड सिटिंग फीस पेड और टू बी पेड फॉर मीटिंग। ये जो 11% है वो तो उनको एज अ सैलरी मिलती है। ऑलराइट, बट इसके अंदर सिटिंग फीस जो है वो इंक्लूड नहीं की जाती हैं, जो पे होती है डायरेक्टर्स को। अब सिटिंग फीस क्या है, तो यहाँ पे आपको गिवन है नीचे, डायरेक्टर इज गिवन फीस टू अटेंड बोर्ड मीटिंग और कमिटी मीटिंग विच मे बी अप टू ₹1 लाख। तो डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी के अंदर बोर्ड मीटिंग होती है, कमिटी मीटिंग होती है, अगर डायरेक्टर्स ने कंपनी की बोर्ड मीटिंग अटेंड करी है, कमिटी मीटिंग अटेंड करी है, तो उसके लिए भी उनको अलग से फीस मिलती है, जो कि कम से कम 1 लाख रुपए तक होती है। ऑलराइट, तो कंपनी में डायरेक्टर्स की सैलरी कितनी होती है, दैट इज रेम्यूनरेशन कितना है, एक तो 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट, एक साल का जितना नेट प्रॉफिट होता है उसका 11% मिलेगा, प्लस
उनको कितना मिलेगा, अगर उन्होंने बोर्ड मीटिंग अटेंड करी है तो एक बोर्ड मीटिंग का उनको कम से कम अप टू 1 लाख रुपीज़ सिटिंग फीस मिलता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है डायरेक्टर्स की जो सैलरी होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। अब डायरेक्टर को अगर निकालना है कंपनी में, कुछ वजह होती है, कोई पर्टिकुलर रीज़न होगा, या फिर कौन निकाल सकता है डायरेक्टर्स को कंपनी से। डायरेक्टर में भी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, डायरेक्टर जो है वो उन्हें कंपनी से कौन निकाल सकता है, एक तो शेयर होल्डर अंडर सेक्शन 169, सेकेंड बाय ट्रिब्यूनल दैट इज बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 402। तो डायरेक्टर्स को दो लोग निकाल सकते हैं कंपनी से, एक तो शेयर होल्डर्स निकाल सकते हैं अंडर सेक्शन 169 और सेकंड बाय ट्रिब्यूनल दैट इज कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग, उसके द्वारा भी डायरेक्टर को कंपनी से निकाला जा सकता है अंडर सेक्शन 402। वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर अंडर सेक्शन 167 ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर रीजंस दिए हैं, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस दिए हैं जिसके तहत डायरेक्टर्स को निकाला जाता है कंपनी से, रिमूव किया जा सकता है। तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 167 ऑफ द कंपनीज एक्ट कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस है, कंडीशंस है जिसके अंडर कंपनी के डायरेक्टर्स को निकाला जा सकता है। लेट्स सी the office of the director shall automatically become vacant in the following cases। तो अगर ऐसा कुछ केस होगा, ऐसी कुछ कंडीशंस आएंगी तो डायरेक्टर्स को ऑफिस से निकाला जा सकता है। पहला है एनी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164। As per this section, a person cannot be appointed as a director if he is of unsound mind, insolvent, convicted by court, etc. तो कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसे डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है कंपनी में अंडर सेक्शन 164, वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, दैट इज उसे ऑफिस से या कंपनी से डायरेक्टरशिप की पोजीशन से निकाला जाएगा ऑटोमेटिकली अगर वो अनसाउंड माइंड का है, दैट इज मेंटली अनस्टेबल है, ठीक से सोचने समझने की उसके पास शक्ति नहीं है, वो प्रॉपरली सोच समझ नहीं सकता, कोई डिसीजन नहीं ले सकता, मेंटली अनस्टेबल है, इंसॉल्वेंट है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से उसे अगर उसके ऊपर कोई केस है, कन्विक्ट किया गया है, तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डायरेक्टर की पोजीशन से निकाला जाएगा। नेक्स्ट इज एब्सेंटी एट बोर्ड मीटिंग अंडर सेक्शन 167। तो अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की है तो भी उसे निकाला जा सकता है। डायरेक्टर हैज़ बीन एब्सेंट इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स विथ और विदाउट टेकिंग लीव ऑफ एब्सेंस ऑफ द डायरेक्टर। अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर है जिसने बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की है, ड्यूरेशन कितना है 12 मंथ्स, दैट इज़ 1 साल तक के लिए अगर उसने एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की है, चाहे उसने छुट्टी ली है या ना ली हो, लेकिन अगर 12 मंथ्स की पीरियड में, 1 साल तक के पीरियड में उसने एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की है तो उस कंडीशन में डायरेक्टर को डायरेक्टरशिप की पोजीशन से निकाला जाएगा। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एक्ट, दैट इज डायरेक्टर हैज़ एक्टेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट of section 184 which is about entering into contract or arrangement where he is directly or indirectly interested। तो अगर कोई प्रोविजन ऑफ एक्ट है उसके अगेंस्ट जाकर डायरेक्टर ने ऐसा कोई काम किया है या तो फिर ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया है जिसके अंदर डायरेक्टर का अपना खुद का पर्सनल फ़ायदा हो, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, लेकिन अगर डायरेक्टर ने कोई लॉ, कोई प्रोविज़न, कोई रूल तोड़ा है या उसके अगेंस्ट जाके काम किया है, अपना खुद का पर्सनल फ़ायदा देखा है, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में भी डायरेक्टर को डायरेक्टरशिप के पोजीशन से रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट इज फेलियर टू डिस्क्लोज पर्सनल इंटरेस्ट। अगर डायरेक्टर का अपना खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है कोई और उसने वो इंटरेस्ट, अपना पर्सनल फ़ायदा जो है उसका वो नहीं बताया, डिस्क्लोज नहीं किया, उस कंडीशन में भी डायरेक्टर को निकाला जाएगा। इफ़ अ डायरेक्टर फेल्स टू डिस्क्लोज हिज पर्सनल इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट वेयर डायरेक्टर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड। अगर डायरेक्टर का कुछ अपना खुद का पर्सनल फ़ायदा है कंपनी के किसी डिसीजन में, ट्रांजेक्शन में या फिर किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो डायरेक्टर को अपना पर्सनल जो इंटरेस्ट है, अपना खुद का जो फ़ायदा हो रहा है कंपनी से, वो बताना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बताया है तो डायरेक्टर को निकाला जाएगा कंपनी से। नेक्स्ट इज डिस्क्वालिफिकेशन बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, कोर्ट ने खुद निकाला है डायरेक्टर को, तो उस कंडीशन में तो डायरेक्टर को कंपनी से निकाल दिया जाएगा। डायरेक्टर हैज़ टू वेकेट ऑफिस इफ़ ही हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल। डायरेक्टर को अगर ऑफिस खाली करना पड़ेगा, अगर कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने बताया गया है, डिस्क्वालीफाई डायरेक्टली कर दिया है डायरेक्टर को डायरेक्टरशिप के पोजीशन से, तो उस कंडीशन में भी डायरेक्टर को ऑफिस खाली करना पड़ेगा, ऑफिस से निकाला जाएगा वो। नेक्स्ट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस। अगर डायरेक्टर है कोई पर्टिकुलर किसी कंपनी में और उसे जेल हुई है
तो उस कंडीशन में भी डायरेक्टर को अपना डायरेक्टरशिप पोजीशन से निकाला जाएगा। किसी भी कंपनी से एज अ डायरेक्टर वो निकल सकता है। डायरेक्टर हैज़ टू वेकेट ऑफिस इफ ही इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग इमोरल ग्राउंड और अदरवाइज एंड सेंटेंसेस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 months और मोर। अगर 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा के लिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर को अगर जेल हुई है, कोई इमोरल ग्राउंड मतलब उसने कुछ गलत काम किया है या फिर कोई रूल कोई पर्टिकुलर लॉ तोड़ा है या किसी पर्टिकुलर लॉ या एक्ट के अगेंस्ट में काम किया है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर किसी भी डायरेक्टर को 6 महीने या उससे ज़्यादा की जेल हुई है, उस सिचुएशन में डायरेक्टर को डायरेक्टरशिप की पोजीशन से निकाला जाएगा, कंपनी से निकाला जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ द एक्ट। डायरेक्टर हैज़ टू वेकेट ऑफिस इफ डायरेक्टर इज रिमूव अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट के अंडर अगर कोई प्रोविजन है, कोई रूल है जिसके अकॉर्डिंग भी डायरेक्टर को निकाला जा सकता है, तो डायरेक्टर को ऑफिस से निकाला जाएगा। ऑलराइट, तो ये टोटल 7 पर्टिकुलर कंडीशंस है, सिचुएशंस है, केसेस है जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी एक केस ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टर को निकाला जा सकता है कंपनी से। ऑलराइट, सो टोटल यहाँ पे दैट इज रिमूवल ऑफ डायरेक्टर में टोटल 7 पॉइंट्स है, 7 केसेस थे अंडर सेक्शन 167। इनमें से अगर कोई एक भी केस होता है तो डायरेक्टर को डायरेक्टरशिप की पोजीशन से निकाला जाएगा, ऑफिस से निकाला जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में हमने डायरेक्टर्स का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हमने डायरेक्टर्स की लीगल पोजीशंस क्या क्या होती हैं वो देखा। दैट इज 3 लीगल पोजीशंस होती हैं। डायरेक्टर एक्ट एज एन एजेंट, एज अ ट्रस्टी एंड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। डायरेक्टर की कितनी सैलरी होती है हमने वो डिस्कस किया, हमने वो स्टडी किया। एंड देन रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, कौन सी कंडीशंस और सिचुएशंस में डायरेक्टर को कंपनी से निकाला जा सकता है, हमने वो टोटल 7 पॉइंट्स कवर किए। आई होप आपको इस वीडियो का पूरा जो टॉपिक था वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज की मैनेजरियल पर्सनल जो है ये नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।